नमस्कार सभी को। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राज्य व्यवस्था पॉलिटी में हमने नागरिकता यानी भाग 2 हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज से हमको कौन सा भाग स्टार्ट करना था? भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, आपको शुरू में ही कहा गया था कि हम पूरे के पूरे 25 भाग एक एक करके देखेंगे। उसी सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं तीसरे भाग तक, यानी भाग 3 मौलिक अधिकार तक, मूल अधिकार तक। ठीक है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम मौलिक अधिकार, और ये संविधान का सबसे ही महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारे भारतीय संविधान का कौन सा है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार होता क्या है। ठीक है, तो एक तो होता है मानव अधिकार, दूसरा होता है मूल अधिकार, और एक होता है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों? अधिकार होते हैं। ये तीनों ही अधिकार क्या हैं? तो देखिए, जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त है, यानी हमने जैसे ही जन्म लिया तो हम मानव बन गए, और मानव होने के नाते जो हमें अधिकार प्राप्त हैं वो होते हैं मानव अधिकार, और इन्हें हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, कोई भी नहीं छीन सकता इन अधिकारों से, ना इनसे वंचित किया जा सकता। ठीक है, जिंदा रहने का अधिकार हमको है, ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही होगी। हमें सांस लेने का अधिकार है, हमें पानी पीने का अधिकार है, ये सब क्या है? मानव अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी देश के यानी किसी राज्य की सरकार के द्वारा संवैधानिक रूप से दिए जाते हैं। संवैधानिक रूप से, यानी कि उनके हनन होने पर आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। उन अधिकारों को कहते हैं मूल अधिकार। कौन से अधिकार कहते हैं? मूल अधिकार। ऐसे अधिकार जो किसी राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं, जिनके हनन होने पर वह सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय की शरण ले सके। ठीक है, और विधिक अधिकार ऐसे होते हैं जो कानून बनाकर दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? कानून बनाकर दिए जाते हैं। ऐसे अधिकारों को विधिक अधिकार कहते हैं। और इन अधिकारों के लिए आप न्यायालय तो जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाते। आप पहले लोअर कोर्ट से शुरू करते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इन अधिकारों को कहा जाता है विधिक अधिकार। कोई स्पेशल विधि बनाकर, स्पेशल कानून बनाकर आपको अगर कोई अधिकार दिया जाता है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार दिया गया अब कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले वो था मूल अधिकार, जिसके हनन होने पर आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच सकते थे? सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते थे। अब उसको बना दिया गया है क्या? विधिक अधिकार। यानी अब अगर ऐसा कोई मामला है तो आप पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, बाद में आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं अधिकार, इतने प्रकार के होते हैं। और हमें पढ़ना है, हमारे भाग 3 में है ये मूल अधिकार, जो कि 12 से 35 यानी आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक क्या है? वर्णित हैं। इन्हीं अधिकारों को हमको पढ़ना है एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये अधिकार पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आए, क्यों जरूरी है, क्यों संविधान में डाले गए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ डेट याद रखिएगा। एक तो याद रखिए 1215 ईस्वी। ठीक है, सन 1215। ठीक, ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज किंग जॉर्ज। कौन था? किंग जॉर्ज। सामंतों के यानी व्यापारियों के दबाव में आकर इन्होंने क्या किया? एक डॉक्यूमेंट जारी किया। उसमें कुछ अधिकारों का जिक्र था। वहीं से क्या माना जाता है? मूल अधिकारों की शुरुआत की पृष्ठभूमि मानी जाती है। यानी सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा था? किंग जॉर्ज के द्वारा 1215 में जारी किया गया दस्तावेज, जिसको कहा गया था मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा। ठीक है,
मैग्ना कार्टा। और उसी की वेशभूषा में हमने क्या ग्रहण किए, मूल अधिकार। इसलिए मूल अधिकारों वाले भाग को यानी भाग 3 को कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसी भाग 3 को। क्यों? क्योंकि किंग जॉर्ज के द्वारा 1215 में एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया था इन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित सामंतों के दबाव में, जिसे कहा गया था मैग्ना कार्टा। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले 1789 में फ्रांस ने अपने नागरिकों को क्या दिया था? मूल अधिकार दिया था। ठीक है। फ्रांस ऐसा देश था जिसने अपने नागरिकों को सबसे पहले क्या किए? मूल अधिकार दिए। हमारे भारत में आप देखेंगे तो 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों संबंधी प्रस्ताव पारित किया था। और इस प्रस्ताव की रचना करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जो प्रस्ताव का प्रारूप है किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्ताव किनकी अध्यक्षता में पारित हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए। ठीक है। बाद में जब हमारे संविधान में मूल अधिकार आ गए, तो उनकी प्रकृति क्या है, क्यों डाले गए? ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो मूल अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के सामाजिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो मूल अधिकार होते हैं व्यक्ति के सामाजिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। दूसरा, किससे हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है या ये मूल अधिकार किससे हमारी रक्षा करते हैं? तो ये राज्य से हमारी रक्षा करते हैं, यानी राज्य के खिलाफ होते हैं। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता हो। राज्य के खिलाफ होने के कारण इन्हें नकारात्मक दर्जा भी प्राप्त है, यानी कहा जाता है कि मूल अधिकार कैसी प्रकृति रखते हैं? तो नकारात्मक प्रकृति रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये राज्य को कार्य करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये कहना है कुछ दार्शनिकों का, कुछ लोगों का। ठीक है। इनके हनन होने पर, यानी राज्य अगर कोई ऐसी विधि बना दे, राज्य की परिभाषा अभी आपको बताई जाएगी। ठीक है। अभी आप याद रखिए, राज्य अगर कोई ऐसी विधि बना दे जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यानी इनकी प्रकृति कैसी है? न्याय उचित प्रकृति है। किसकी? मूल अधिकारों की। इनके हनन होने पर आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज है कि ये असीमित नहीं है दोस्तों। कैसे नहीं है? असीमित नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इनकी कोई बाउंड्री ना हो। असीमित बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसे हैं? सीमित है। और संसद चाहे तो इन्हें कम कर सकती है। संसद इन्हें कम कर सकती है। जैसे पहले हमारे पास 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978-79 में क्या किया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया और अब हमारे पास 6 ही मूल अधिकार हैं। कितने अधिकार प्राप्त हैं अब हमको? 6 मूल अधिकार। यानी एक प्रश्न ये बन सकता है कि मूल संविधान में, यानी जो संविधान 1950 में लागू हुआ उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। और ये शक्ति कम करने की या बढ़ाने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। लेकिन आपातकाल के दौरान, इसको भी याद रखना है, आपातकाल के
दौरान कुछ मूल अधिकार क्या होते हैं, कुछ मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, कुछ मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और ये शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। संसद को कम करने का अधिकार है, बढ़ाने का अधिकार है। यानी जैसे पहले 7 थे अब 6 हैं, अब मान लीजिए 6 हैं, आगे चल के संसद बढ़ा के उनको 7 कर दे, 8 कर दे, 9 कर दे, वो संसद के ऊपर है। लेकिन जितने भी हैं, मान लीजिए अभी 6 हैं, और आपातकाल लगा के कुछ अधिकारों को क्या कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, कुछ समय के लिए बोल दिया जाए कि अब ये अधिकार नागरिकों के पास नहीं रहेंगे। तो ये अधिकार किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को, कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या है कि मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सर्वोच्च सत्ता कौन है, तो कौन है, राष्ट्रपति। और मूल अधिकारों को कम करने की या बढ़ाने की सर्वोच्च सत्ता कौन है, तो संसद है। मूल अधिकारों से आपकी रक्षा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मूल अधिकार न्याय उचित हैं या नहीं, आप उनके हनन होने पर न्यायालय जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। कथन और कारण में क्वेश्चन बन सकता है। क्या मौलिक अधिकार असीमित हैं, तो असीमित नहीं है, सीमित हैं। ठीक है, उनका भी एक अपना दायरा है। ठीक है, उनका भी अपना क्या है, एक दायरा है। तो ये था मूल अधिकारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हमको देखना है कि आर्टिकल जो हैं 12 से 35 उनमें क्या लिखा हुआ है। ये जो आर्टिकल हमने बताए 12 से 35 इनमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 हमने आपको बताया कि ये मूल अधिकार हैं ये राज्य के खिलाफ व्यक्तियों को प्राप्त है, राज्य के खिलाफ व्यक्तियों को प्राप्त है। यानी हनन होने पर व्यक्ति राज्य के खिलाफ न्यायालय में जा सकता है और राज्य के ऊपर केस कर सकता है। तो आखिर ये राज्य है क्या, आखिर ये राज्य है क्या, राज्य में क्या क्या आता है, तो दिया क्या है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी है कि राज्य में क्या क्या आएगा, राज्य में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों राज्य में क्या क्या आता है, तो राज्य में आता है संघ सरकार, संघ सरकार या फिर संसद। ठीक है, अब संघ सरकार में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये सब आते हैं, संसद। ठीक है, फिर राज्य सरकार, क्या, राज्य सरकार या विधान मंडल, विधान मंडल। ठीक है, राज्य सरकार में भी राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका। ठीक है, फिर स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार मीन्स नगर में नगर पंचायत, नगर निगम, और गांव में ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, वो स्थानीय सरकार जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा बनी। ठीक है, फिर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और लिमिटेड कंपनियां और संवैधानिक निगम, संवैधानिक निगम, असंवैधानिक निगम, ये सभी इसके दायरे में आएंगी। जो कंपनियां हैं लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्या होंगी, इसके दायरे में आएंगी। यानी ये किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, ये किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। राज्य की परिभाषा में इतना सब आता है, यानी राज्य का मतलब सिर्फ देश नहीं हुआ, ये सब हुआ। ठीक है, बड़े स्तर से लेके छोटे स्तर तक। इनमें से कोई भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। यानी लिमिटेड कंपनियां कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकती जो आपके मौलिक अधिकारों को क्या करे, हनन करे। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 देखते हैं कि आर्टिकल 13 में क्या है। बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13। ठीक है,
इसके क्या किए गए, खंड बना दिए गए, यानी आर्टिकल 13A यानी एक, ठीक है। इसमें क्या लिखा कि संविधान पूर्व जो विधि थी, क्या थी, विधि थी, ठीक है, उस मात्रा तक शून्य होगी, उस मात्रा तक शून्य होगी। किस मात्रा तक, उस मात्रा तक तो होगी, लेकिन किस मात्रा तक, जिस मात्रा तक वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। संविधान पूर्व का मतलब क्या है कि हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके पहले जितनी भी विधियां थीं, जितने भी कानून चल रहे थे अंग्रेजों के शासन के समय या उसके पहले भी, वो सभी शून्य होंगे। कहाँ तक, उस मात्रा तक जिस मात्रा तक वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करते हो। यानी अगर 10 प्रावधान है, 10 में से मान लीजिए 2 प्रावधान उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो वो 2 प्रावधान हटा दिए जाएंगे, और अगर पूरे 10 करते हैं तो वो 10 के 10 ही हटा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा आया, मतलब आर्टिकल 13 का 2, ये कहता है संविधान पश्चात विधियां। कौन सी विधियां, संविधान पश्चात विधियां। और सेम वही, क्या, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या करती हो, हनन करती हो, ठीक है। संविधान पश्चात अगर कोई भी नियम बनता है, यानी 1950 के बाद कोई नियम बनता है, तो वो उस मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। लेकिन दिक्कत ये है कि राज्य की परिभाषा तो आप बता दिए इसके पहले वाले आर्टिकल में, लेकिन ये विधि क्या है, कौन सी विधि की आप बात कर रहे हैं, ये विधि क्या है, ये विधियां क्या है, इनमें क्या क्या आएगा, तो इनमें आएंगे नियम, उपनियम, संवैधानिक प्रावधान, अध्यादेश, डिक्री, ये सब जो हैं ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, विधि के द्वारा। यानी कोई न्यायालय, कोई संस्था, इनमें से कुछ भी अगर जारी करता है और अगर वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वो क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा जिस मात्रा तक वो क्या करता है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ठीक है। इसमें फिर कुछ समय बाद चौथा भी जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया, तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये क्या, 13 का 4। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि आखिर इसके जोड़ने का मुद्दा क्या था, ठीक है। इसके जोड़ने का क्या मुद्दा था, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा आर्टिकल 13 एवं आर्टिकल 368 में संबंध। क्या देखना पड़ेगा, 368 में संबंध। दोस्तों आर्टिकल 13 तो अभी आपको बता दिया गया, वो 3 चीजें जो दी हैं। आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, ठीक है। 1951 में शंकरी प्रसाद का मामला आया, शंकरी प्रसाद मामला, ठीक है। इसमें न्यायालय ने क्या कहा कि इसमें न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन में किया जाता है, तो जो आपको मैं अभी विधि की परिभाषा बताया कि विधि में नियम, अधिनियम, उपनियम ये सब आते हैं, वो इस पर लागू नहीं होगा। यानी आर्टिकल 368 के तहत अगर आप कोई भी परिवर्तन करते हैं, संवैधानिक संशोधन करते हैं, तो वो विधि शब्द में नहीं आए। यानी आप चाहो तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इसको शंकरी प्रसाद मामले में न्यायालय ने कहा कि हाँ ये सही है, ये सही है, क्या है, सही है। उसी समय एक और मामला आया, सज्जन सिंह। कौन सा, सज्जन सिंह मामला, ठीक है। इसमें भी न्यायालय ने वही पूर्व वाली व्याख्या की, बोले कि हाँ राइट है,
आप चाहें तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करके और क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर आया गोलकनाथ मामला। कौन सा मामला आया? गोलकनाथ मामला। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, इसमें संसद ने, जो न्यायालय है वो जो अभी तक राइट बोल रही थी, उसने क्या बोला, नहीं ये एकदम क्या है, रॉन्ग है, आप किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी जी, वो क्या हो गई, न्यायालय से गुस्सा हो गई और उन्होंने उठा के क्या कर दिया, 24वां संविधान संशोधन कर दिया। 24वां संविधान संशोधन कर दिया और धारा 13(4) जोड़ दी, जो अभी आपको हम बता रहे थे। और इसमें क्या लिखे, इसमें इस चीज को कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया कोई भी संशोधन क्या नहीं माना जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा। यानी आप चाहें तो कुछ भी कर दें आर्टिकल 368 के तहत। ये संवैधानिक उपबंध कर दिया गया 13(4) जोड़ के। फिर आए कौन, केशवानंद भारती केस। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें इस बात को सही ठहराया गया। इसको क्या बोला गया कि ये बात सही है, यानी संसद चाहे तो 368 के तहत अगर कोई संशोधन करती है तो वो आर्टिकल 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। ध्यान से सुनिएगा एक एक लाइन, ठीक है ना। कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि किस में सही बोले और किस में गलत बोले। ठीक है, लेकिन यहीं पर आप जानते होंगे कि यहाँ पे मूल अवधारणा की व्याख्या की गई, संविधान की मूल अवधारणा। ठीक है, इसका सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, केशवानंद भारती केस में। फिर इसके बाद आया 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन से किया क्या गया कि 42वें संविधान संशोधन से धारा 368 में 4 जोड़ा गया और 368 में 5 जोड़ा गया और ये प्रावधान कर दिया गया कि अब संसद कोई भी संवैधानिक संशोधन करेगी तो उसको न्यायालय में प्रश्नगत यानी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये किया गया किससे? 42वें संविधान संशोधन से। मतलब संसद न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसको कम कर दिया गया। ठीक है, उसको कम कर दिया गया क्योंकि आप देखेंगे पीछे क्या विवाद चला आ रहा था न्यायालय में और संसद में, संसद की शक्ति में। तो इंदिरा गांधी जी ने सीधे प्रावधान कर दिया कि आप न्यायालय में प्रश्नगत कर ही नहीं सकते। ठीक है, सारा झंझट क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जब मिनर्वा मिल्स का मामला आया, कब आया ये? तो 1980 में आया और यहाँ पे ये प्रावधान किया गया कि देखिए आप इस तरह से संसद की जो मूल अधिकारिता है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, इसको खत्म नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये मूल ढांचा है संविधान का और संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपके द्वारा जोड़े गए ये दोनों ही प्रावधान यानी संसद के द्वारा जोड़े गए ये दोनों ही प्रावधान पूरी तरह से गलत हैं और इन्हें क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। ठीक है, खारिज कर दिया गया। तो आज की डेट में क्या है? आज की डेट में अगर संसद कोई भी संवैधानिक संशोधन करती है और अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है यानी मूल अधिकारों का हनन करता है तो उस पर आप बिल्कुल न्यायालय जा सकते हैं। तो ये संबंध आपको जो बताया गया है धारा 13 और धारा 368 में, इसको क्लियर आपको याद रखना है। एक एक केस भी याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट केसेस से क्वेश्चन बनते हैं कि ये केस किस चीज से संबंधित है या इस केस के तहत क्या हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, इसको समझिए, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है दोस्तों, देखिए शासन के 3 अंग होते हैं। प्रथम या सेकेंड वीडियो में आपको बताया गया था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, सब एक दूसरे से अलग हैं लेकिन सबका एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है।
ठीक है। तो न्यायालय को इसी के आधार पर क्या अधिकार दिया गया कि अगर विधायिका कोई ऐसा नियम बनाती है या विधि बनाती, क्योंकि आप सभी जानते हैं विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है विधि का क्रियान्वयन करना। तो अगर विधायिका और कार्यपालिका कुछ ऐसी विधि बनाकर क्रियान्वयन करती हैं जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, तो न्यायालय आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकती है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, यानी ये जांच सकती है कि वो विधि सम्मत है या नहीं, या उस विधि से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। तो न्यायिक पुनरावलोकन का बेस क्या है, आधार क्या है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। आर्टिकल 13 आपको बता दिया गया, आर्टिकल 32 आगे आएगा, आर्टिकल 226 भी आगे आएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है ये, और काम क्या है इसका। एक ऐसी शक्ति है कि संसद की ऐसी शक्ति है, न्यायालय की ऐसी शक्ति है जो संसद के द्वारा किए गए कार्यों का पुनरावलोकन कर सके, विधायक और कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों का। ठीक है, लेकिन ठीक है, विधि का आप क्या करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे। वो मौलिक अधिकारों का हनन तो करती नहीं है, या करती है तो कहां तक करती है। तो न्यायालय क्या क्या कर सकती है, तो न्यायालय देखिए इसमें कुछ 3 सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत होते हैं, 3। एक तो होता है आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। दोस्तों ये क्या है, ये कहती है कि जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है, ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है, ग्रहण होता है, फिर कुछ टाइम के लिए उस चीज को क्या करता है, ढक लेता है, और जैसे ही ग्रहण खत्म हुआ तो वो चीज वापस साफ हो जाती है। तो यही कहता है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है कि जो हमने आर्टिकल 13(1) में चर्चा की कि 1950 के पहले की जो विधियां हैं उनमें क्या होगा, वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। लेकिन दोस्तों क्या है, देखिए वो क्या की, ढक ली। मान लीजिए यहाँ कुछ विधि हैं, 1 विधि, 2 विधि, 3 विधि, इसको क्या कर ली, ढक ली। इसको क्या कर ली, ढक ली। ठीक है, ग्रहण लग गया। लेकिन हम आगे चलकर, जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन होते रहते हैं, अगर हम कभी ऐसा करें कि जो जिस कारण से वो क्या हुआ, मौलिक अधिकारों का हनन होने से इसको हमने ढका या इसको हमने शून्य घोषित किया, हम वो चीज मौलिक अधिकारों से हटा दें। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ संवैधानिक संशोधन होते रहते हैं, और संवैधानिक संशोधन होने से अगर किसी मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है तो जिस कारण से ये शून्य हुआ था वो तो वापस क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। वापस क्या होगा, जीवित हो जाएगा, क्योंकि अब वो तो मूल अधिकार रहा नहीं, वो तो मूल अधिकार खत्म हो गया। तो अब ये विधि जो शून्य हुई थी वो क्या हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। ग्रहण लगा देता है कब तक के लिए, कि जब तक वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, सिर्फ तभी तक के लिए। मूल अधिकारों से हटा और ग्रहण खत्म। ठीक है, फिर है एक क्या, फिर है एक पृथक्करणता का सिद्धांत। ठीक है, अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, सीवरेबिलिटी। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो हमने आर्टिकल 2 में चर्चा की, आर्टिकल 13 के 2 में, तो वो क्या है, एक चलनी की तरह। किसकी तरह, चलनी, जिससे आप आटा चालते हैं, वो वाली चलनी। उसमें क्या होता है, आपने आटा रखा, आटा चाले तो क्या हुआ, साफ आटा नीचे और जो खराब चीजें वो क्या हुई, ऊपर हुई। अब 1950 के बाद या कोई भी विधि बनी है, कोई भी विधि बनी है, तो आप इस चलनी में डालेंगे, और इस चलनी में जैसे उसके 10 प्रावधान डाले गए, 10 में से 3 प्रावधान ऐसे थे जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करते थे, वो प्रावधान ऊपर आ जाएंगे, यानी वो प्रावधान हट जाएंगे, और जो बाकी बचे 7 प्रावधान वो क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। ये 3 क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। इसलिए हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया, उस मात्रा तक,
उस मात्रा तक, आपको पीछे बताया गया था, किस मात्रा तक, जिस मात्रा तक वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। रद्द करेगा कौन, तो न्यायिक पुनरावलोकन से सर्वोच्च न्यायालय, उसी के पास अधिकार है ना, और किसी के पास तो अधिकार है नहीं कि वो न्यायिक पुनरावलोकन करे, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये हुआ। फिर एक अगला सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ बिहेवियर। कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ बिहेवियर, यानी अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। ठीक है, आपको अच्छे खासे नोट्स तैयार कर लेना है, सेम चीजें जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखते चलना है। ठीक है, अब क्या है, अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। भाई संसद के न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, लेकिन वो क्या क्या कर सकती है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो पीछे के दो सिद्धांत, एक ये क्या कहता है दोस्तों, अधित्याग का सिद्धांत संबंधित है इस चीज से कि इसका कहना क्या है, अधित्याग के सिद्धांत का, भारत का जो व्यक्ति है वो कैसा है, गरीब है, कैसा है, गरीब है। और भारत का व्यक्ति कैसा है, निरक्षर है, यानी कम पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं। तो कोई भी प्रभुत्वशाली व्यक्ति इनको बहका कर या इन्हें खुद ही मौलिक अधिकारों का मूल्य नहीं पता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकते हैं किसी लालच में आके या खुद से, क्योंकि पता तो है नहीं कि मूल अधिकारों का कितना महत्व है। ठीक है, तो ये त्याग कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। न्यायालय कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति गरीब निरक्षर है क्योंकि जनता, इसलिए वो अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतनी जानकारी। ठीक है, अगली क्लास से हम समानता के अधिकार से शुरू करेंगे, यानी 14 से 18 पर चर्चा करेंगे, और इसी तरह से एक एक करके पूरे मौलिक अधिकार आपको बता दिए जाएंगे।